नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए इसी के साथ स्वागत कर लेते हैं व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी जय सिया राम। नमस्ते। जी। दर्शकों, आज हम व्यालोक जी से 2 ऐसी खबरें हैं या 2 ऐसी घटनाएँ जो हाल में हुई हैं, ऐसे वाक़ये हुए हैं, उन पे ज़रा बात करेंगे। हालाँकि दोनों अलग-अलग संदर्भों की है। पहला, ओवैसी साहब ने राहुल गांधी जी से कहा है कि वायनाड छोड़िए साहब, वायनाड से क्या लड़ना, आप हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिए। तो इस तरीके से अब देखते हैं कि राहुल गांधी और इंडी अलायंस जो है उसके सामने एक सवाल खड़ा हुआ। उसी के साथ एक लंबे अरसे के बाद अ, वैक्सीन वार जो विवेक अग्निहोत्री की फ़िल्म है, उसके जो है प्रमोशन और स्क्रीनिंग पे वो नूपुर शर्मा नज़र आईं। इधर विधुड़ी साहब का बयान है ही है, नूपुर शर्मा का एक बार फिर से सार्वजनिक लाइफ में। तो आइए जरा व्यालोक जी से पूछते हैं। व्यालोक जी, जी। दोनों में से सबसे पहले जरा ओवैसी साहब के इस निमंत्रण को देखा जाए। क्या स्मृति ईरानी जी के परम मित्र साबित हो रहे हैं? ओवैसी जी कह रहे हैं कि कहाँ वायनाड, कहाँ अमेठी, हैदराबाद से लड़ लीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ओवैसी कुछ भी हैं, भले ही उनके अंदर कितना भी ज़हर भरा पड़ा है, लेकिन वो राहुल की तुलना में पढ़े लिखे हैं और कहने को एडवोकेट भी हैं और एडवोकेसी उन्हीं मुद्दों की करते हैं जो इस देश के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में विष घोले। यह बिल्कुल अलग मुद्दा है, लेकिन पढ़े लिखे तो हैं ही, तो उनको पता है कि हैदराबाद में राहुल गांधी की क्या दुर्दशा होगी। वैसे यह थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि भई वायनाड से अगर राहुल जीते हैं तो मुस्लिम लीग चूँकि उनके साथ थी और मुस्लिम लीग ने जिताया है, मुसलमानों ने जिताया है। और यह काफ़ी हद तक सही भी है बात। लेकिन सवाल वो है कि जब वायनाड में मुस्लिम अगर उनकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, मुस्लिम लीग सुनिश्चित कर रही है, तो फिर हैदराबाद में वो कैसे कह रहे हैं? तो इसका सीधा-सा अर्थ ये है कि हैदराबाद में चूँकि ओवैसी की पार्टी मजबूत रहेगी, ओवैसी लड़ेंगे हुँ, या उनका कोई बराबरी के कद वाला लड़ेगा, तो फिर मुस्लिम राहुल गांधी को वोट नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मुस्लिम का एकमात्र लक्ष्य ये रहता है कि वह बीजेपी के विरोध में किसी को भी जिता दें। लेकिन अगर उनको खाँटी मुसलमान उम्मीदवार मिलेगा, जो ओवैसी हैं, जो उनके कद के और नेता हैं और हैदराबाद में ही चूँकि उनकी पार्टी है और बहुत मजबूत है, तो हो सकता है कि वो जीतें। और वैसे भी राहुल गांधी तो मतलब अपनी हरकतों से जो आते हैं, हालाँकि ये उनकी चतुराई है कि वह अपने अंदर के ज़हर को छिपाकर पप्पू बने फिरते हैं और लोग उनको वही समझते हैं। लेकिन एक बात ये है ज़रूर कि कोई भी उनसे मज़ा ले लेता है और कोई भी उनसे मज़ा ले सकता है। तो ओवैसी ने भी उसी क्रम में ये मज़ा लिया है और ओवैसी जानते हैं कि राहुल गांधी कभी भी हैदराबाद से नहीं लड़ेंगे, उनकी हिम्मत नहीं है। वो हमेशा एक सुरक्षित सीट चाहेंगे अपने लिए और जब वो अमेठी तक को गँवा चुके हैं, तो फिर वह सुरक्षित सीट अब उनके लिए कौन-सी होगी? वायनाड में जीत गए जैसा कि उन्होंने कहा अभी कि कॉम्बिनेशन ऐसा था, कुछ वैसे समीकरण थे, इसलिए वो जीते। अन्यथा राहुल गांधी के लिए अब भारत में सीटें मुश्किल हैं। अगर ढंग से चुनाव हो जाए यानी कि केवल लोगों की योग्यता पर अगर चुनाव हो जाए, जैसा अमेठी में हो। अगर वो चुनाव हो, ये नहीं हो कि फलाने बड़े नेता हैं या एक राजवंश के हैं, एक उनकी लीनिएज है। अगर वो सब चीज़ें नहीं हो, तो राहुल गांधी को मुझे लगता है कि पार्षदी का भी चुनाव जीतने में मुश्किल हो जाएगी। हुँ। अच्छा, यहाँ आपने राहुल गांधी के चुनाव की तो बात कर ली और राहुल गांधी से आपने एक चीज़ कहा कि कोई भी मज़ा ले लेता है। हालाँकि उनके चरित्र के बड़े 2 अलग-अलग पहलू हैं। एक तरफ वो कोई भी मज़ा ले लेता है, ऐसे वाले चरित्र हैं। लेकिन उसी के साथ आपसे ही बातचीत में उनका वो भी पक्ष आया है, जहाँ पे वो बहुत ही एक तरह से कहते हैं कि प्लान्ड और बहुत ही तरीके से और नहीं तो वो सोचा-समझा। तो उनका मीडिया मैनेजमेंट है। कम पैसा थोड़े हुँ, खर्च किया गया है। भई राहुल गांधी को 13 बार प्रोजेक्ट किया गया है। हुँ, उतने
पैसे में हम लोग 4-5 बार चंद्रयान भेज देते या मंगल पर पहुंच जाते। लेकिन उनको जितनी बार मुझे याद है कि जब सोनिया प्रधानमंत्री थी, और दर्शकों को फिर से बता दूं कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, सोनिया ही प्रधानमंत्री थी। तो जब ठीक सोनिया बात। प्रधानमंत्री थी उस समय से शुरू हुआ है ये मामला। तो मेरे ख्याल से 2005-6 के आसपास बीच में उनको कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया गया। बीच में कहा गया कि फिर से नए तेवर और कलेवर। मुझे याद है इस देश की एक पत्रिका है इंडिया टुडे, उसके 13 कवर पर राहुल गांधी छप चुके हैं। राहुल गांधी 13 बार लॉन्च होते हुए। तो अगर 13 बार आप किसी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का जो सबसे बड़ा होने का दावा करता है उसकी पत्रिका पर आप छप रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कितना धन लगा होगा। उसके बाद उनका चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ है। वो क्या एग्रीमेंट है आज तक देश की आम जनता को नहीं पता है। हो सकता है इस सरकार को पता हो और उस पर कार्रवाई हो रही हो, या क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन किस हैसियत से जब सोनिया माइनो उनके पीछे खड़ी हैं और वह चीनी अधिकारी के साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं और उसमें चीन के राष्ट्रपति भी थे, तो उस डॉक्यूमेंट में क्या था? और चीन की जो विस्तारवादी नीति है, अभी चीन जिस तरह से अटैक कर रहा है लगातार, उसमें कितना राहुल गांधी का योगदान है? तो अगर सच पूछिए तो राहुल गांधी की असली जगह तो पुलिस हिरासत में है। वैसे भी वो जमानत पर चल रहे हैं कई सारे मुकदमों में, फर्जी मुकदमों में। उसके बाद उनकी जो पुश्तैनी संपत्ति थी जवाहरलाल नेहरू की, उसके मामले में भी उन्होंने जो घोटाला किया था, दर्शकों को अगर याद नहीं है तो बता दें कि सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी को बेच के सोनिया गांधी ने ही खरीद लिया था, और इसी मामले में वो जरा जमानत एक पर बार है। और रिपीट करिए इसको गौरव जी। सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी को बेचा और फिर सोनिया गांधी ने खरीद लिया। वाह। तो ये इस परिवार की खासियतें हैं, और मतलब ये ऐसा खानदान है जिसमें सभी जमानत पर हैं। शायद प्रियंका वाड्रा नहीं है, शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि वो किसी में इम्प्लीकेट अभी तक नहीं है। लेकिन मेरी भी जानकारी। माँ जमानत पर है, बेटा जमानत पर है, दामाद जमानत पर है। मतलब अद्भुत परिवार है, और ये परिवार दावा करता है कि ये इस देश को चलाएगा। और ये इतना दावा ही नहीं करता है, ये इस देश पर अपना हक मानता है, पुश्तैनी हको हुकूक, कि ये देश तो हमारी जागीर है, इस देश पर हम कैसे नहीं कब्जा कर रहे हैं, या क्या हो रहा है, मम्मी मम्मी मुझे कुछ दिन ना प्रधानमंत्री बनना था, जैसे बच्चों का खेल है। और 13 बार इनको लॉन्च किया गया। जॉर्ज सोरस से कांग्रेस की नजदीकियां जाहिर हैं। टूल किट गैंग जो है वो सब लोग देखते हैं, जानते हैं। कितने करोड़ रुपए जॉर्ज सोरस ने फूंका है भारत को स्थिर करने के लिए, या किसी भी ऐसी डेमोक्रेसी को स्थिर करने के लिए जो उसके हिसाब से वामपंथी नहीं है। तो कांग्रेस की हालत तो उस गुड्डे की तरह हो गई है जो वामपंथियों के कमजोर होने के बाद आधारहीन हो गई है। एक तरह से कहिए तो वामपंथ वो रसद था जिसके आधार पर कांग्रेस चलती थी। मैं कभी भी इन दोनों को दो पहलू नहीं मानता हूँ। तो भाई इंदिरा गांधी ने जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनाई थी तो उसकी स्थापना ही इसीलिए की गई। या फिर शुरू से आप जो शिक्षा मंत्रियों का ये देखिए, तो भारत के जो गठन के 10 साल थे आजादी मिलने के बाद, उस दौर में मतलब आप देखिए तो 70 वर्षों में हमारे 5 या 6 शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहे हैं। इसके बावजूद ओवैसी जैसा रजाकार यह कहता है कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है या जो भी हो रहा है। उसी क्रम में इंदिरा गांधी ने वह यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। जानबूझकर ऐसे लोगों को वहां बहाल किया गया जो एक खास विचारधारा को तवज्जो देंगे, तवक्को देंगे और उसके साथ काम करेंगे। तो फिर राहुल गांधी को जब 13 बार फिर से वही लॉन्च करने की बात की, 13 बार लॉन्च किया गया, अभी तक वो युवा हैं। पता नहीं 52 वर्ष का व्यक्ति कैसे युवा है, लेकिन इस देश में तो अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। 57 साल का ससुर वो शाहरुख खान युवा है, 57 साल का सलमान खान युवा है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, और वही हाल चिराधे राहुल का है, तो वो भी युवा हैं। पता नहीं थाईलैंड जाते हैं क्या करते हैं। तो राहुल गांधी पर बहुत समय
नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अब एक ऐसा स्पेंट फोर्स हो गए हैं जिनका बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। और ठीक मुझे तो बात। लगता है कि कहीं ना कहीं शाहजीवा ने उनको सेट कर दिया है, राहुल को, कि हाँ भाई हाँ, तुम ये लगातार बोलते रहो, प्रचार करते रहो और हमारा फायदा हो। तो मुझे अच्छा। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है। अच्छा, ये भी है। अच्छा, आपने राहुल गांधी के ऊपर क्या फर्क है, उनकी राजनीति पे क्या फर्क है, कांग्रेस पे क्या फर्क है, वो तो आपने बता दिया। लेकिन अब उस जरा इंडी अलायंस का बात कर लें, जिसके सहारे ये पूरा जो सारे लोग हैं वो नरेंद्र मोदी के सामने इकट्ठा होना चाहते हैं। तो अब ये ओवैसी साहब, तो ये साफ साफ हो गया कि कहीं इंडिया अलायंस में है नहीं, वो तो अलग बात है, ये तो ऑफिशियली है कि वो नहीं है इंडिया अलायंस में। लेकिन जो है, जैसे एक नहीं रहना होता है और एक दूसरा ये होता है कि नहीं है, तो उसके बाद जो है ढोल ताशा और तमाशा करके बताएंगे भी। तो ओवैसी साहब ने वो शुरुआत भी कर दी। तो ऐसे में मुस्लिमों की वोटों के चक्कर में, चाहे वो सनातन का अपमान हो, चाहे सनातन को गाली देना हो, इन तमाम चीजों को और इन तमाम नेताओं को, चाहे वो छोटा स्टालिन हो, उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे राजा हो, चाहे यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हो, इन तमाम लोगों की कीमत पर और इतनी जहर की कीमत पर जो इंडिया अलायंस मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रही है, तो ओवैसी तो एकदम छिटके हुए नजर आ रहे हैं। कोई असर देखते हैं पैन इंडिया मुसलमानों पर और उनके वोटों नहीं, पर ओवैसी का? देखिए एक तो ये है कि ओवैसी का फैक्टर उन जगहों पर काम जरूर करता है जहां मुस्लिमों का केंद्रण है, जहां भी मुसलमान ज्यादा जनसंख्या में है। आप अभी देखिएगा कि बिहार में 5 सीटें जो हम्म सीमांचल कही जाती हैं, और वहां की डेमोग्राफी बहुत बुरी तरह से गड़बड़ की गई है, बांग्लादेशियों से, रोहिंग्या से, या जिससे भी। मतलब वो वैसे मुसलमान हैं जो सर तन से जुदा कहते नहीं है, करते भी हैं। और वैसी जगहों पर ओवैसी का प्रभाव तो है। तो हम्म लेकिन सवाल ये है कि इंडी अलायंस ही क्या है। मतलब वो एक ऐसी साइकिल है जिसमें सीट नहीं है, जिसके चक्के पंक्चर हैं, जिसके हैंडल का एक सिरा गायब है, आधा हैंडल बचा हुआ है। अब उस सीट पर बैठेगा कौन जिस पर सीट ही नहीं है? अगर साइकिल के इससे आप सीट निकाल दें तो वो क्या संरचना बचेगी, वो जरा सोच लिया जाए, तो फिर उस पर बैठेगा कौन? तो राहुल नहीं, गांधी ये फिर भी भी बैठने को बड़ा तैयार हैं। बड़ा विकट सवाल है। अच्छा, इससे भी ज्यादा विकट बात यह है कि आपने कहा कि बिना सीट वाली साइकिल, यानी सीट नहीं हो, गद्दी ना हो, तो उसके बाद क्या बचता है, उस पर राहुल गांधी बैठने को भी तैयार है। बैठने को तैयार हैं, इसीलिए तैयार हैं क्योंकि उनका यह दावा है कि हम्म भारत उनकी जागीर है। उनके हम्म उनके पुश्तैनी पुरखों ने वो भारत नाम की रजिस्ट्री कर दी है उनके लिए। और उनको ये भी हम्म पता है कि अगर इस बार नहीं तो वो विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि 14 बार के बाद तो भाई आप कांग्रेस को देखिए। कांग्रेस से जो G22 टूटा, वो हम्म अलग मुद्दा है। आज कांग्रेस से आप देखिए कि हेमंत बिस्व शर्मा कभी कांग्रेस में थे और उन्होंने पूरे ठीक बात। नॉर्थ ईस्ट को भाजपा के फोल्ड में ला दिया है। तो बिल्कुल। राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुझे और आपको इरिटेट करता है, वो अपने दल में ज्यादा इरिटेट करता है। वो जितना महत्वाकांक्षी है उतना हम्म ही अहंकारी भी है, एरोगेंट भी है। और उसको लगता है, और लगना स्वाभाविक है, यह मनोविज्ञान है। अगर 3 साल से बच्चे को यह सिखा दिया जाए कि आप प्रधानमंत्री ही बनेंगे, तो फिर क्या है, इसको किया जाएगा। देखिए राहुल गांधी की ये विशेषता भी है कि वह 13-14 बार लॉन्च होके विफल हो चुके हैं, और उनको ये पता है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो सीधी सी हम्म बात है कि वो इसके लिए अब उनको साइकिल का आधा हिस्सा दीजिए या टूटा फूटा जो भी हिस्सा दीजिए, वो इस बार कोई जतन नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने पूरी कोशिश कर दी है कि 14%, 15% जो भी मुस्लिम वोट है, या 20%, उसको किसी भी तरह कांग्रेस के फोल्ड में ले आए। या जो ये इंडी अलायंस बना है, बेतरतीब पता नहीं कैसा गठबंधन है, क्योंकि हम्म बिहार में नीतीश गुस्सा गए हैं, बंगाल में ममता गुस्सा गई हैं, और जब ये हम्म दोनों गुस्सा गए हैं, यूपी में अखिलेश ने अभी कल परसों बयान दे दिया है कि भाई हम किसी से सीट मांग नहीं रहे हैं, हम सीट दे रहे हैं। हम्म तो अखिलेश कम अहंकारी थोड़े ना है।
आप राहुल को याद कीजिए और अखिलेश को याद कीजिए, तो अखिलेश भी तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। अखिलेश को भी बिल्कुल 3 साल से बताया गया था मुलायम सिंह के द्वारा कि तुम बेटा यूपी के अगले चीफ मिनिस्टर हो, जैसे राहुल को बताया गया। तो इसलिए बहुत अहंकारों का टकराव होगा और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये 24-25 लंगड़े घोड़े कैसे ये करते हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य है, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई बात नहीं है, केवल एकमात्र लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाओ। भाई कम से कम दिखावे के लिए तो कोई लक्ष्य ले लेते। हाँ। अच्छा व्यालोक जी, ये एक चीज बताइएगा कि आपने कहा कि ना, और वो दिखाई भी दे रहा है, 2019 में भी वही हाल है, 2024 में भी वही हाल सामने आने वाला है, वो दिख रहा है कि लक्ष्य तो इनका एक ही होता है विपक्ष का, कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को हराओ। ठीक है, वहां से ये देखिए नकारात्मक राजनीति है, किसी आदमी को हटाना। अब इसी चक्कर में इनके यहाँ गड़बड़ाता है। राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, तो क्या इसका मतलब है कि इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी हैं? पहले यह यही पहले फरियाल, इसी यह बात पर पहले फरियोती दिन हो से, जाए। हाँ तो यह तो पहले दिन से लागू है ना। अब देखिए, ममता हम्म, बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे खुर्राट राजनेता अगर इस अलायंस की पहली बैठक बिहार में रख रहे हैं तो कोई तो हम्म, मसला होगा, लेकिन उनकी सावधानी काम नहीं आई है। आप देखिए कि कर्नाटक में ये जीते, उसके बाद जैसे ही इनकी जीत हुई तो बेंगलुरु में इन्होंने पूरी तरह कब्जा कर लिया। उसके बाद अब शरद पवार के यहाँ जो मीटिंग हो रही है, 14 पत्रकारों पर, एंकर्स पर ये लोग एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, जबकि उस हम्म, समन्वय समिति की बैठक में नीतीश कुमार के फिलहाल जो दाहिने हाथ चल रहे हैं संजय झा, वह गए हुए हैं। हम्म, तो क्या संजय झा ने नहीं बताया होगा? बताया होगा। तो नीतीश कुमार किसको दे रहे हैं? हम्म, और आप एक बात ये भी देखिए कि अमित शाह गए थे बिहार एक रैली में 2-3 दिन पहले। तो पहले जिस तरह उन्होंने आक्रमण किया था नीतीश कुमार पर, इस बार वो नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोले हैं। तो हम्म। मुझे तो ये डर है कि कहीं चचा फिर पलट के इधर न चले आए, क्योंकि अच्छा, ये उनका भी उनका कोई ठिकाना नहीं है। ना, और बिल्कुल आप ठिकाना देखिए नहीं। कि 2 बड़े राज्य यूपी और बिहार से आप माइनस से अगर शुरू कर रहे हैं तो कांग्रेस के हम्म, पास बचता क्या है? सही साउथ बात। इंडिया। साउथ इंडिया में भी कर्नाटक में विधानसभा आप जीते हैं, लेकिन लोकसभा में उतनी सीटें आ जाएंगी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल तमिलनाडु में नहीं इस है बार पहले। अन्नामलाई क्या कर देगा पता नहीं। हो सकता है कि बिल्कुल अन्नामलाई की कुछ चीजें हो जाए, 4-5 सीट आ जाए या 2 सीट आ जाए या ठीक बात है। वो और भी कुछ हो जाए। स्टालिन जिस तरीके से अचानक जो कहते हैं ना कि बिना मौसम की जो है सनातन पर गालियों की बरसात शुरू हुई, तो वो रिएक्शन भी कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ नहीं तो जमीन पर जो है तमिलनाडु में उस वो मलकीट को तो इस बार जनता सिखाएगी, क्योंकि देखिए आप तमिलनाडु में हाँ, तो एकदम संस्थागत इन लोगों ने आक्रमण किया है। चाहे हाँ, वो हाँ, इनका दादा गुरु पेरियार रहा हो, चाहे इसका असली दादा मलकीट का करुणानिधि रहा हो, हम्म, संस्थागत रूप से वहां सनातन को खत्म करने की कोशिशें हुई हैं। वहां जो धार्मिक प्रकार या न्यास है उसका इन्होंने अध्यक्ष एक ईसाई को बनाया था। हम्म। और मजे की बात है कि आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि वहां कौन ईसाई है और कौन सनातनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इस मलकीट को भी आप और दर्शक, मतलब अगर जो पत्रकार एक नहीं है या सामान्य वो व्यक्ति, जानते हाँ, नहीं है, एक तो एक सामान्य व्यक्ति की सामान्य बात है। व्यक्ति उसे हिंदू समझता है, लेकिन वह बिल्कुल मलकीट सही बात। ईसाई है, उसका बाप ईसाई है। और ये लोग खुद को नास्तिक घोषित करके और सनातन पर इतना हमला करते हैं, इतना ये करते हैं। और उसके बाद ये लोग, विधुड़ी ने अगर कुछ कह दिया तो उस पर, मतलब अब उसके लिए मुझे बहुत खराब शब्द निकल रहे हैं, लेकिन उस पर रंडी रोना ये लोग शुरू कर देते हैं और बाकी इनको कुछ याद नहीं रहता है। तो ये तो हम्म, पुराना है इनका चरखा है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, खैर, इंडिया अलायंस जो बने अपना बने, हाँ, जो हो रहा है वो हो रहा है। खैर, ये अच्छी बात है एक तरह से। व्यालोक जी, ये भी तो कहिए कि 2024 का चुनाव आ रहा है और किसी नेता के सामने जो है वो जगह जगह से लड़ने के निमंत्रण मिल रहे हैं, तो मतलब ये तो एक पॉजिटिव भी होता है भाई। एक महान बड़ा बहुत नेता हो पॉजिटिव है, उसको। बहुत पॉजिटिव है। राहुल जी इस देश की अंतिम आशा है।
अच्छा, और अच्छा, हम समझे कि आप ये कहने वाले हैं कि ये चुनाव राहुल गांधी जी की अंतिम आशा है, और आपने जो कह दिया कि राहुल जी की अंतिम यात्रा भी हो सकती है चुनावी तौर नहीं, पर। राजनीतिक, चुनावी ईश्वर तौर करे। पर, राजनीतिक हाँ, तौर पर ईश्वर, यह उनकी बिल्कुल अंतिम यात्रा ही होगी। वैसे भी वो एक भारत जलाओ यात्रा कर चुके हैं, बिल्कुल तो ठीक है। अब और ये उनकी दर्शक कहीं राजनीतिक से भी, यात्रा का अंतिम पड़ाव है। हाँ, तो क्योंकि क्योंकि इस यहाँ चुनाव के बाद उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक बात है। यहाँ ब्यालोक जी दर्शकों के लिए ना जरा एक डिस्क्लेमर भी डाल देते हैं कि भाई ऐसा कुछ मिस स्पेल नहीं नहीं है, ये नहीं, चुनावी कोई मिस है ना, स्पेल नहीं चुनावी है। यात्रा, मैंने एकदम ये कहा है, मैं उस वाक्य को चुनावी फिर से, कि यह राहुल गांधी की अंतिम चुनावी यात्रा चुनावी होगी। यात्रा, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ईश्वर उनको दीर्घायु करे, बाकी ईश्वर उनको आने दीर्घायु वाली करे पोस्ट। भाई, हमारे मनोरंजन के वो स्रोत हैं, लगातार मनोरंजन करते हैं। और बीजेपी वाले कहते हैं कि उनके स्टार प्रचारक हैं। अच्छा, बीजेपी वाले को व्यालोक जी, ये तो खैर जब इंडिया अलायंस बनी गया है और 2024 का चुनाव हो, तो ये तो रोज चलता ही रहेगा। खैर, ओवैसी ने जो न्योता दिया उसके लहजे से हम लोगों ने बात करी। एक नई बात और हुई है। अगर इधर विधुड़ी साहब वाला मामला ले लिया जाए, तो एक लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी की निलंबित नेता है ना, नूपुर शर्मा, वो पब्लिक अपीयरेंस उनका देखने को मिला द वैक्सीन वार, विवेक अग्निहोत्री की जो फिल्म है उसके स्पेशल स्क्रीनिंग पे। तो क्या अब आपको लग रहा है कि उनका एक जो दो चीजें हैं, एक तो राजनीतिक है कि राजनीतिक रूप से वो सक्रिय हैं, वो राजनीतिक मंच नहीं था। यहाँ पर जो मैं, ये कोई इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे बन सकती है कि नूपुर शर्मा कहीं दिखाई दी, इसके पीछे था वो तन से जुदा वाली धमकी, है ना। नहीं, ये इसी वजह बहुत से नूपुर महत्वपूर्ण बात है। जी, तो ये क्या बहुत आपको महत्वपूर्ण लगता बात है। है, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि नूपुर शर्मा तन से जुदा वाली धमकी के उससे अब बाहर निकल रही हैं? नहीं, देख, इसको ऐसे समझना चाहिए कि एक तो भाजपा भी अपनी गलती को थोड़ा सा सुधार रही है, हम्म, इसीलिए उसने विधुड़ी जी से, जो एक संसदीय मर्यादा के तहत होता है, तो जांच की बात कही है, और विधुड़ी जी से कारण पूछा है। कारण पूछने के बाद अगर उनको लगेगा, और ये लगेगा ही, क्योंकि दानिश ने उस तरह से उनको भड़काया था, और ये अब हम्म, पब्लिक डोमेन में है। दानिश ने भड़काया था, डीएमके के सांसद लगातार प्रभु राम के बारे में कुछ कह रहे थे, राम सेतु के बारे में कुछ कह रहे थे। तो हम्म, जिस जगह से विधुड़ी हैं और जिस समाज से हैं, वहां स्लैंग बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो वो जुबान फिसली या जो भी किया। नूपुर शर्मा के केस में भाजपा ने जल्दबाजी की थी, और हम्म, भाजपा को कभी भी निलंबित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह सीधे तौर पर जिहादी तत्वों के हाथ मजबूत करना है, जिसकी कोशिश ये सारे तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित वामपंथी, तथाकथित जो भी, जितना भी लुच्चों का गिरोह है, जो भी ठगों का, बौद्धिक आतंकवादियों का जो गिरोह है। देखिए ये कैसे काम करते हैं कि जिहाद 3 स्तरों पर काम करता है। पहला, जो जाके कहीं भी फट जाता है अपनी हिदायत के अनुसार, किताबी हिदायत के अनुसार। दूसरा ये होता है कि वो जो प्रोपोगेट करता है। और तीसरा ये रवीश, आरफा, तमाम टाइप के लोग जो हैं, जो जिनको उसको समाज कवर का फायर टॉर्च देते हैं। बेयरर बनाया जाता है, और जो उसको ठीक, कवर फायर देते हैं। कवर फायर देते हैं, बिल्कुल सही। आप देखिए कि विधुड़ी का बयान आया है, और 5 मिनट के अंदर रवीश कुमार अपना कैमरा वैमरा सजा के बैठ गए हैं, छाती पीटने, हम्म, मुहर्रम करने। हम्म, आज तक कन्हैया लाल पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। कन्हैया लाल के हत्यारों को छोड़ दिया, उनमें से एक को राजस्थान सरकार ने केस कमजोर हम्म, कर दिया, और वो छूट गया है। ठीक इसके बात अलावा इसके अलावा आप देखिए कि उधर से जो रजाकार ओवैसी है, ओवैसी ने सीधा सऊदी अरब से गुहार लगा दी कि आओ और हमें बताओ, उम्मत के नाम पर, खिलाफत के नाम पर। है। हम्म, महमूद मदनी, जो मदरसे का संचालक है,
उसको मैं धर्म गुरु वगैरह तो खैर क्या ही होगा, उसको धर्म का धौ भी नहीं पता है। लेकिन जो मदरसा चलाता है, जो कट्टर पंथ को बढ़ावा देता है, जो जिहादियों को तैयार करता है, उस मदनी ने सीधे कहा है कि विदेशों में हमसे सवाल पूछा जाता है, अरब के लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं और आप इस तरह से सुन रहे हैं, इसका क्या मतलब? क्या वह यह धमकी नहीं दे रहा है कि मुसलमान इस देश में इतने ज्यादा हैं तो वो दंगा करेंगे, फसाद करेंगे? बिल्कुल ठीक बात। क्या वैसी बाहरी ताकतों को हस्तक्षेप करने के लिए खुला आमंत्रण नहीं दे रहा है? बिल्कुल तो उकसावा है। इन दोनों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ठीक बात है, बिल्कुल इन सवाल दोनों पे ये कार्रवाई। है, सवाल ये है कि हमारे जो जनता है, जनता की स्मृति चूंकि बहुत क्षणिक होती है, और सनातनी चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि वह अपने धर्म के लिए अपनी जान दे सकता है, वह किसी के की जान ले नहीं सकता है, क्योंकि वह सीखा ही नहीं है। दूसरे मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना और एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती वाला जो देश है, उस देश में सनातन को लेकर कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, कई जगहों पर मैं जाता हूं, लोग पूछते हैं कि सनातनियों का खून नहीं खौलता है? खून खौलता है साहब, लेकिन वह सनातन का हिस्सा नहीं है। वह सनातन में सिखाया नहीं जाता है कि आप सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए एक भीड़ की तरह इकट्ठा हो जाएं, आप उसको कर दें। अभी भी नूपुर अगर आई हैं तो उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कमलेश तिवारी आए थे और उनके साथ क्या हुआ आपको याद होगा, यूपी में। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल ठीक। तो नूपुर को लगातार सुरक्षा में रहने की, दिखने की, क्योंकि इस देश में दुर्भाग्य से जिहादियों के लिए कोई कानून नहीं। कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है केवल यह कहने के लिए कि वह नूपुर शर्मा का सपोर्ट करता है। और नूपुर शर्मा ने किया क्या था? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मतलब नूपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा था। उसके पहले जो वो आतंकवादी था, और मैं भी आतंकवादी कह रहा हूं विधुड़ी की तरह, तो इसका अर्थ थोड़ी है कि मैं सारे मुसलमानों को आतंकवादी कह रहा हूं। लेकिन वह तो आतंकवादी ही था ना, वह जिस तरह से बोल रहा था, नूपुर शर्मा को प्रोवोक कर रहा था कि उतनी गरिमामयी महिला, उतनी सुशिक्षिता महिला, उसने भी आपा खो दी। और आपा खो के भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। एक सच, एक नंगा सच जो सबको पता है, जो छपा हुआ है, जो उनकी किताब में है, वही कोट कर दिया, वही उदाहरण दिया। कौन नहीं जानता है? और इंटरनेट पर कहां ये नहीं लिखा हुआ है? भाई पेरियार ने गोद ली हुई बेटी को पत्नी बनाया, ये कौन नहीं जानता? अब अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो क्या मुझ पर आप फतवा जारी कर देंगे? उसी तरह नुपुर शर्मा ने एक बात कही थी, अब आपके कौम की बात है तो आप उनकी गर्दन उतार लेंगे, ये कौन सी बात हुई भाई? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा को बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए, आप पूरा इकोसिस्टम देखिए। रवीश कुमार, एक जो वाहियात चैनल है, कोई अजीब सा नाम है उसका, लल्लन टॉप, उसका जो संपादक है, मतलब लगातार संसदीय मर्यादा को कलंकित किया। संसदीय मर्यादा को तुम कितना जानते हो? महुआ मोइत्रा भूल गए तुमको? और महुआ मोइत्रा छोड़िए, मेरी अभी एक सीनियर से बात हो रही थी जो संसद को पिछले 20 वर्षों से कवर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे, मैं जब इस विषय पर बात करने लगा तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अरे छोड़िए महाराज, इससे भी बड़ा बड़ा कांड हो चुका है। लालू यादव का मैडन भाषण था, और परंपरा यह है कि आप अपने पहले भाषण में सामान्यतः ग्रीट करते हैं सबको, सबको ऐसे अपना बताते हैं, अपनी बात रखते हैं, और उसके बाद आप अब परिचय करके और सामान्य, मतलब उसमें आप कोई ना विवादित मुद्दा छेड़ते हैं। दूसरे जो आपको सुन रहे होते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वह आपको बीच में टोका टोकी ना करें। आप लालू प्रसाद यादव का पहला राज्यसभा का भाषण निकलवाइए। नजमा हेपतुल्ला की टिप्पणी थी उस समय की, वह जो उप सभापति थी, उन्होंने यह टिप्पणी की थी कि लालू यादव जी
आपके भाषण में मतलब हर एक दूसरे लाइन में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि मुझे उसे एक्सपंज करना पड़ रहा है और मुझे उसे डिलीट करना पड़ रहा है। फिर उन्होंने एक और बात कही कि विधुड़ी के भाषण पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, जब वो बात ही एक्सपंज कर दी गई तो उस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो मामला ये तो ये लल्लन टॉप और ये सड़क छाप जो पत्रकारिता कर रहे हैं उन पर भी बनना चाहिए। आप कैसे दिखा रहे हैं वो वीडियो, ये बात जब ही वापस ले संसदीय ली गई। कार्यवाही सही से बात वह है। बात ही नहीं हुई, वह बात खत्म कर दी गई। लालू प्रसाद यादव का क्यों नहीं हम लोगों को पता है, मुझे इसलिए क्योंकि वो पता बात है खत्म क्योंकि कर दी मुझे गई। बता गए। वो बात खत्म ठीक कर दी बात, गई। उन्होंने कहा खत्म है कर कि दी गई। आप संसद में समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे वह किस तरह, जब संख्या बल उनके पास था तो किस हम्म तरह वह वेल में कूदते थे, किस तरह हम्म वह सभापति को क्या क्या भद्दी बातें कहते थे, गाली हम्म, गलौज तक करते थे। ठीक बात। लेकिन वह हम सब हम वही लोगों को नहीं पता है ठीक बात, क्योंकि हम वह वही सारी फिर। चीजें एक्सपंज कर दी गई हैं। ठीक बात है। अच्छा, वही अगर देखे तो नूपुर शर्मा, आज भी आपने जो कहा कि, और बिल्कुल आपने सार्थक चिंता की कि अभी भी उनको पूरी तरीके से सावधानी रहने की जरूरत है। और देखते हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अब उस पर रिएक्ट करती है सार्वजनिक जीवन में, अगर वो दिखाई दे रही हैं तो फिर आगे कैसा होता है। बहरहाल व्यालोक जी, दो चीजों पे हम लोगों ने बात की। एक तो ओवैसी चचा का जो न्योता है राहुल गांधी को, तो ये तो मुझे लगता है कि मैं तो बधाई दे दूं राहुल गांधी जी को कि लीजिए साहब एक जगह से, और आप इतने जन नेता हैं, इतने सर्वमान्य नेता हैं, इतने प्रकांड नेता हैं, इतने मतलब अखिल भारतीय हैं, पर्सनैलिटी हैं, चॉइस हैं, कि आपको जगह जगह से न्योता मिल रहा है, तो हमारी तरफ से तो बधाई रहेगी वैलोक जी, राहुल जी, गांधी जी को। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। और हाँ, और ओवैसी जी को अगर कहिए तो यहाँ अमेठी से जो है स्मृति ईरानी के बिहाफ से मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। तो इसके बाद दूसरी चीज जो हम लोगों ने बात की वो भी बिल्कुल ठीक है कि नूपुर शर्मा जिस तरीके से बाहर है, हालांकि उसके बहाने जो विधुड़ी चर्चा है और विधुड़ी पर जिस तरह का दोगलापन दिखाई दे रहा है, ऐसे तमाम कांडों पे दिखाई देता है इन गिरोहों का, कि इतना सिलेक्टिविज्म की कहीं तो फिर चिगाड़ चिगाड़ कर होते हैं और कहीं बिल्कुल हाड़ मांस सब कुछ खा के पी के पचा के बैठ जाते हैं, उस तरह की चुप्पी लगा लेते हैं। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि दो अलग अलग विषयों पर एक ज्वाइंट चर्चा, इस वीडियो को का ये फॉर्मेट आपको एक बार फिर अच्छा लगा होगा। इससे पहले भी हमने इस तरह से दो अलग अलग विषयों पर एक ही वीडियो में बात की है। तो आइए आज की इस चर्चा में समय देने के लिए व्यालोक जी को देते हैं धन्यवाद। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अगली चर्चा बहुत जल्द आपके साथ। और दर्शकों, इसी के साथ आप सबको प्रणाम और आप सबसे लेते हैं विदा। नमस्कार।